यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स को। साइंस और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट में नई रूल बुक में आपने देखा होगा कि अब आपसे 10 यूनिट जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कनेक्टेड है आपका बल व यांत्रिकी से। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है एक बार आप देख लीजिए। जो आपके यूनिट 11 है बल व यांत्रिकी करके 16 टोटल चैप्टर्स आप बोल सकते हैं या 16 टोटल टॉपिक्स बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दिए गए और सारे के सारे टॉपिक पता है क्लास 11 की एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक में मिल जाएंगे। क्लास 11th में जैसे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ, ऐसे करके अरेंज किया है इन्होंने। क्या कर दिया है, एक ही यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें दे दी। मतलब पढ़ना सब कुछ डिटेल में है, समय कम है, तो हम लोग उस हिसाब से सारी ही चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, मात्रक व पद्धति क्या होती है। इस सेशन को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज अपन कंप्लीट कर लेंगे गति के नियमों तक। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आप एक बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज हम लोग कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रिपरेशन अब आपकी होगी कि 2 घंटे यदि आप क्लास में बैठ रहे हैं तो उसके अलावा मैक्सिमम टाइम अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ही पहले सेशन, सबसे पहला टॉपिक मात्रक पद्धति से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मात्रक पद्धति क्या होती है, मूल व व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा मात्रक पद्धति के बारे में। यस, मात्रक पद्धति उन मानकों का समूह होता है जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भौतिक राशि को अगर आपको मापना है तो हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी कुछ कैटेगरीज होती है। सबसे पहली होती है मूल मात्रक, है ना, जो फंडामेंटल यूनिट होती है, और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं मूल मात्रक की, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल मात्रक कितने हैं। तो 7 प्रकार के मूल मात्रक यहाँ पर होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका आ जाएगा लंबाई, जिसका मात्रक आपका एल हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी जो मात्रक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, मीटर यहाँ पर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, अपना द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, किलोग्राम। समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल, है ना, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। सीडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये कौन से मात्रक हो गए, मूल मात्रक यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब दूसरी जो यूनिट होती है मात्रक पद्धति में वो आती है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। जैसा नाम है वैसा काम है, डिराइव हो रखी है, किससे हो रखी है, मूल मात्रकों से यहाँ पर डिराइव हो रखी है। ठीक है, जैसे वेग की बात करूँ तो वेग में 2 मूल मात्रक लगते हैं, एक तो मीटर यानी कि लंबाई का लगता है, दूसरा किसका लगता है, समय का लगता है। तो वेग वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज त्वरण किससे मिलकर बना है, लंबाई और समय से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल किससे मिलकर बना है, किलोग्राम, यानी कि मास आपका हो गया। ठीक है, लेंथ अपनी हो गई और समय अपना हो गया, तो अपन इसको कह सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जो कि किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर से यहाँ पर मिलकर बना है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, जो कि जूल और सेकंड से यहाँ पर मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है, ये सारी डिराइव्ड यूनिट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगर उसको बहुत बेसिक पूछने की इच्छा हुई तो वो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक यहाँ पर नहीं है। लंबाई, द्रव्यमान, समय दे रखा होगा ऑप्शन में, और फोर्थ में वो वेग लिख देगा। तो वेग मूल मात्रक नहीं है क्योंकि वो तो व्युत्पन्न हुआ है, वो तो बनाया गया है किसी और की मदद से। ठीक है, इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि शक्ति का मात्रक क्या है ना, या फिर त्वरण का मात्रक क्या है, ये चीज बन सकती है। तो इस वाले टॉपिक से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब मात्रक प्रणालियां जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की मात्रक प्रणालियां होती है, जिसमें से सबसे फेमस कौन सी है, एसआई यूनिट है। एग्जाम में प्री में पूछा गया था एसआई का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट उसको गलत करके आए थे। तो देखो, दुनिया में विभिन्न मानक प्रणालियां प्रचलित है जो मापन में, मेजरमेंट में प्रयोग की जाती है। सबसे पहले होती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस में लंबाई को किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में, इसीलिए इसका नाम एमकेएस पद्धति है। व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। दूसरा जो होता है सीजीएस मात्रक यहाँ पर होता है। देखो, सी मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाएगा,
द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाएगा और समय को सेकंड में ही व्यक्त किया जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर जनरल कंसीडर करी जाती है। आपको ये पूछा गया था, जनरल क्वेश्चन था इसी चैप्टर से, कि समय को मापा जाने वाला सबसे छोटा यूनिट क्या होगा जो जनरली मापा जाता है, जो सामान्यतः समय को माप सकता है। तो सेकंड माप सकता है, हमारी जो नॉर्मल घड़ी होती है, रिस्ट वॉच होती है, वॉल क्लॉक होती है, सब सेकंड तक मेजर कर सकते हैं, मिली सेकंड ये मेजर नहीं कर सकते। तो जनरली हम लोग सेकंड तक मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहली कौन सी हो गई, एमकेएस हो गई, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरी सीजीएस हो गई, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तीसरी एफपीएस यहाँ पर हो जाएगी, जहां पर लंबाई फुट में मेजर की जाएगी, द्रव्यमान को पौंड में मेजर किया जाएगा और समय अपना सेकंड में रहेगा। उसके बाद अपनी आ जाती है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, इंटरनेशनल द सिस्टम यूनिट इसका नाम है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। 1960 में इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये क्या है, एमकेएस प्रणाली का ही विस्तारित रूप यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, दैट इज एसआई यूनिट, ठीक है, फुल फॉर्म इसका आप याद रखिएगा। अच्छा, अब मात्रक बनाने की क्या विशेषता होती है, मात्रक क्यों बनाए गए? तो मापन का आधार सभी के लिए समान होना चाहिए। यूनिट आप यहाँ पर बैठकर मेजर कर रहे हो मीटर, तो आप दूसरी कंट्री में मेजर कर रहे हो तो उतना ही मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट करना था। ड्यूरेबिलिटी इसकी रखनी थी कि लंबे समय तक बिना बदले सभी लोग उसका उपयोग कर पाए, है ना। और प्रत्यावर्तन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो मात्रक को किसी भी स्थान और समय पर दोहराया जा सकता है, वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सिंपल से कन्वर्जन आ जाते हैं कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, मिलीमीटर में बदलिए, है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1000 mm आप इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल से कन्वर्जन है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। और देखो एसआई पद्धति में अगर घातों के फॉर्म में निरूपण करना है, घातों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पावर के टर्म्स में, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो, जिन्होंने क्लास 11 का फिजिक्स पूरा पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 17 तक, तो आप वही सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करिएगा, है ना। सब कुछ वही है। इसने एक यूनिट में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसने एक यूनिट में सारी चीज़ें दे दी है। वहाँ पर अपन ने यूनिट 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके पढ़ा था, ठीक है। यस, वही सारी है। चलिए, एसआई पद्धति में मात्रक आप देखिएगा। एसआई पद्धति में डेका जो होगा 10⁻1, ये सब पावर है, ठीक है। डेका जो होता है 10⁻1 होता है। हेक्टा आप 10⁻2 को कह सकते हो। किलो अपना 10⁻3 होता है, दैट इज 1000, है ना। मेगा 10⁻6 हो जाएगा, फिर गीगा 10⁻9 हो जाएगा, टेरा 12 हो जाएगा, पेटा 15 हो जाएगा और हेक्सा 18 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मात्रक व मापन में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। इनका रिप्रेजेंटेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं कि किसको किस लेटर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पेटा को पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेरा को टी से किया जाएगा। अब अगर कम में रिप्रेजेंट करना है तो डेसी स्मॉल डी से -1 हो जाएगा, सेंटी -2 हो जाएगा, मिली -3, है ना, ये 1000 वाला। 10⁻6 माइक्रो, नैनो -9, पीको जो है -12 हो जाएगा, 15 माइनस फेंटो हो जाएगा, ठीक है, और एटो -18 यहाँ पर हो जाएगा। आपको पूछा गया था प्री के अंदर 10⁻18 और 10⁻18 में क्या डिफरेंस है। 10⁻18 अपना हेक्सा होता है, 10⁻18 एटो अपना यहाँ पर होता है। प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछे गए थे, यूनिट से रिलेटेड पूछे गए थे। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। 3 और 4 टॉपिक है आपका भौतिक राशियों की विमाएं। ये अच्छा और बार बार रिपीटेडली पूछा जाने वाला टॉपिक है और सार्थक अंक अगर सिलेबस में दिया है तो हम लोग एक बार इसका जनरल डिस्कशन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। भौतिक राशि की विमाएं वह राशि है जिसे मापा जा सकता है, वह भौतिक राशियां कहलाती है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जो अभी आप यहाँ पर पढ़कर आए थे, है ना। किलोग्राम, मीटर, समय के लिए सेकंड, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो टोटल कितनी यूनिट आप पढ़कर आए थे? 7 यूनिट यहाँ पर पढ़कर आए थे, ठीक है। भौतिक राशि के 2 भाग होते हैं, पहला उसका परिमाण होता है और दूसरी उसकी इकाई होती है। मतलब मैं बोल दूँ 2 मीटर, तो ये परिमाण हो गया और ये उसकी क्या हो गई, यूनिट यहाँ पर, इकाई यहाँ पर हो गई। ये मूल भौतिक राशियां हो गई। अब इसको अपन एक तरीके से 2 भागों में भी तो बांट सकते हैं, अदिश राशि, सदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर कंप्लीट करें, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप एक तरीके से रिवीजन यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप सभी ने प्री में भी पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसका रिवीजन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी कोई भी डाउट लगे बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको और इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, अदिश राशियों की बात करें तो यदि देखा जाए तो यदि किसी भौतिक राशि का केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप इत्यादि। परिमाण तो होता है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी कही जाएगी। अब वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। जैसे वेग हो गया, कौन सी दिशा में वस्तु जा रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वेग अपना सदिश, विस्थापन सदिश, बल यानी कि अपना फोर्स सदिश, संवेग मोमेंटम सदिश हो गया। तो ये सब के सब कौन सी राशि आ जाती है, सदिश राशि में इनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, भौतिक राशि की जो विमाएं होती है, जो डायमेंशन होती है, उसके लिए हम लोग मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान को हम लोग m से, लंबाई को हम लोग l से, समय को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपकी डायमेंशनल यूनिट बनती है। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, विभिन्न राशियों की तुलना करना, नई राशियों की खोज करना और इकाइयों का निर्धारण करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। MLT है, अगर करंट आ गया तो आप उसके लिए A से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मेन तो ये 3 होती है, अन्य में टेम्परेचर को आप K से लिखते हो, पदार्थ की मात्रा को मोल इनवर्स या मोल से लिखते हो, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से लिखते हो। तो ये हो गई टोटल वापस 7 यूनिट, और इसी की क्या बन जाती है वापस से डायमेंशन, यानी कि विमा यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब चलो कुछ चीजें अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आप सेल्फ करिएगा। जैसे कि दूरी क्या होगी, लंबाई होगी, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, L से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दूरी जो है आप एक तरीके से देख सकते हैं कि हमारे मूल मात्रक वाली चीज हो गई। ठीक है, क्योंकि लंबाई है। वेग हमारा क्या होती है, व्युत्पन्न राशि या फिर डिराइव्ड यूनिट यहाँ पर होती है, जो कि किससे मिलकर बनी है, मूल मात्रकों से मिलकर बनी है। जो भी डिराइव्ड यूनिट होती है उसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं वेग से। वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, मतलब कितने समय में आप कितनी दूरी चले हो, ये चीज क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। अब दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, L, यहाँ पर लेंथ लंबाई हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इनको इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, जस्ट एक लिखने का तरीका है। ठीक है, L एज इट इज रहेगा, T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। L क्या गया, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या हो गया, LT -1 हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब सेम अपन त्वरण के लिए आ जाते हैं। त्वरण की डेफिनेशन क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन मतलब समय, वेग बटा समय क्या कहलाएगा, त्वरण मेरा कहलाएगा। अब इसको सॉल्व करो, वेग की राशि क्या हो गई, या तो पहले मैं आपको बेसिक से बता देती हूँ कि वेग का फॉर्मूला क्या हो गया। पहले आप वेग का फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पर वेग का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा दूरी बटा समय। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वेग का, और नीचे किसका चला जाएगा, मेरा समय का चला जाएगा। तो ए की वैल्यू दूरी के लिए मैं क्या लिखूंगी, L लिखूंगी, समय के लिए क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और नीचे वाला समय पहले से बैठा हुआ है तो L T -2 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि आपको वेग का मात्रक तो पता ही था, LT -1 होता है, नीचे T रखोगे, जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, LT -2 हो जाएगा। ये रहा LT -2, है ना। यूजुअली आप एग्जाम में देखोगे तो अगर कोई वैल्यू 1 है तो उसको M ही लिखा जाएगा, T के आगे 1 लिखा हुआ है तो उसको T ही लिखा जाएगा। ठीक है, 1 को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर -1 है तो आप उसको लिखना। ठीक है, तो दूरी का मात्रक L हो गया, दूरी का विमीय सूत्र L हो गया। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT -2, LT -1। ठीक है, त्वरण का क्या हो जाएगा, LT -2 हो जाएगा। अब बल का ऐसे एक मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को किस में लिखा जाता है, M में आप लिखते हो, और त्वरण का भी आपने देखा LT -2 यहाँ पर होता है। तो बल का क्या हो जाएगा, MLT -2 यहाँ पर हो जाएगा। और कुछ याद हो नहीं हो, हमको बल का मात्रक जरूर से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें जो है नीचे तक सब किससे कनेक्टेड है, बल से कनेक्टेड है, क्योंकि सबके फॉर्मूला में आपको कहीं ना कहीं बल या बल से रिलेटेड यूनिट देखने को मिल सकती है। ठीक है,
तो द्रव्यमान के लिए m हो गया, त्वरण का निकालना है तो वेग बटा समय लिखो, वेग के लिए निकालना है तो दूरी बटा समय लिखो। तो ऐसे एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे सिर्फ एक चीज और मैं करवाती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अपन शक्ति के लिए चलते हैं, या पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कार्य बटा समय यहाँ पर होता है। अब समय के लिए तो t है, बट कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी, है ना। समय को एज इट इज अपन लिखते हुए चलते हैं। बल का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा, और बाहर क्या चल रहा है मेरा, दूरी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे अपना समय है, ये द्रव्यमान लिखा हुआ है, ठीक है। अब द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखोगे, द्रव्यमान को एज इट इज रहने दो, है ना। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, वेग बटा समय होता है, मतलब जितना आप खोलते जाओगे वो उतना खुलता जाएगा। फिर वेग के लिए आप लिखोगे तो वेग के लिए क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा, है ना। और पीछे से दूरी हमारा, 1 सेकेंड, पीछे से दूरी हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होती जाती है, चीजें आगे बढ़ती जाती है। जैसे कि अपन कहाँ थे, एक बार 1 सेकेंड, एक बार और अपन इसको वापस से यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे द्रव्यमान के लिए, चलो इस चीज को पहले आप यहाँ पर, द्रव्यमान हो गया, त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा, वेग बटा समय यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नीचे समय ऑलरेडी चल रहा है, पीछे दूरी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। अब एक स्टेप और बढ़ेगी, द्रव्यमान एज इट इज रहेगा, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इस प्रकार से याद करने में, तो आप क्या करिएगा, कोई भी बेसिक चीज याद रख के उसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखोगे, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। द्रव्यमान के लिए आप m लिखोगे, दूरी का मात्रक l हो जाएगा, समय बटा समय है, t² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पीछे दूरी चल रही थी मतलब l चल रहा था, नीचे अपना t चल रहा था। तो बस आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिएगा, आपका शक्ति का मात्रक यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, दैट इज m, है ना। अब यहाँ पर देखना कितना हो जाएगा आपका, ये L2 हो जाएगा, 1 और 1 2, और t ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो ml2 t-3 हो जाएगा। आपको अगर बिल्कुल बेसिक से याद करने की इच्छा है तो आप बेसिक से याद करो, और बल तक अगर याद रह जाते हैं कि दूरी का L होगा, वेग का LT-1 होगा, त्वरण का LT-2 होगा, बल का MLT-2 होगा, तो फिर इस तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो बाकी की प्रैक्टिस आप करिएगा, है ना। चलिए, अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या कोई यूज है क्या इस टाइप से लिखने का, तो बिल्कुल, किसी भी समीकरण को आपको क्लैरिफाई करना है कि उसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो आप किसके थ्रू करोगे, आप विमीय विश्लेषण के थ्रू यहाँ पर करोगे, ठीक है। कि बाईं ओर की चीजें जो है दाईं ओर के इक्वल है कि नहीं, बाईं ओर की यूनिट दाईं ओर की यूनिट के इक्वल है कि नहीं, इससे आप गति के समीकरण जो है सारे को इक्विफाई कर सकते हैं, क्लैरिफाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप निकालना चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं। s क्या होती है, दूरी यहाँ पर होगी, दूरी के लिए l हो जाएगा, तो इधर का मात्रक भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप करके देखेंगे दोनों चीजें इक्वल होगी। अभी अपन सिर्फ एप्लीकेशन देख रहे हैं, किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए जो है विमीय सूत्र का प्रयोग यहाँ पर, डायमेंशनल यूनिट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सार्थक अंक आपका 4th नंबर का टॉपिक था, सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर क्या होते हैं। तो एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 43.44 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब कैसे पता चला कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, कैसे निकालते हैं, 3 से 4 इसकी कंडीशन होती है निकालने की, वो अपन पढ़ लेते हैं। सार्थक अंक वह अंक होते हैं जो किसी माप में वास्तविक जानकारी प्रदान करते हैं। इन अंकों में केवल वे अंक होते हैं जो माप के परिणाम में किसी निश्चितता को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टली अपन यहाँ पर आ जाते हैं, बेसिकली इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी भी चीज़ को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। जैसे आप टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हो, त्रुटि के प्रकार पढ़ते हो कि गलतियाँ कितने प्रकार की हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, तो 0.00001 तक एरर हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर अपन को फिर सिग्निफिकेंट नंबर देखना पड़ते हैं, तो त्रुटियाँ निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ नियम होते हैं। गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक अंक होगा, मतलब जो 0 नहीं है, 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट होगी उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ 123.45 में कितने सार्थक अंक है, तो 5 सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और भी आप ले सकते हो, 123 है तो इसमें 3 सार्थक अंक हो गए, 45.67 में 4 सार्थक अंक हो गए। दशमलव के पहले और बाद के सभी काउंट करने अनटिल और अनलेस वो 0 ना हो, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन देखना, दशमलव बिंदु के बाईं ओर वाले शून्य जो है सार्थक नहीं होते। दशमलव बिंदु के, है ना, ये दशमलव है, इसके बिंदु के बाईं ओर अगर कोई जीरो है तो उसको सार्थक नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0.0032 में कितने सार्थक अंक हो गए, 2 सार्थक अंक हो गए। 0.000056 में कितने सार्थक अंक हो गए, 2 सार्थक अंक हो गए। कब, जब यहाँ पर जीरो, क्योंकि ये तो केवल स्थान बता रहा है कि दशमलव के कौन से स्थान पर, पांचवें और छठे स्थान पर 5 और 6 है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो फिर सब क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। देखो मैं आपको एक डिफरेंस समझाती हूँ, 0.0032 और 2.0032, है ना। ठीक है, अब बताओ किसमें कितने सार्थक अंक है, किसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5 कितने सार्थक अंक हो गए, 5 सार्थक अंक यहाँ पर हो गए। ठीक है, इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो 2 कंडीशन होती है, सबसे पहला तो वो नॉन जीरो वाले सारे सार्थक अंक होंगे। दूसरा, दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो अंक होंगे, लीडिंग जीरोज होगी, वो यहाँ पर सार्थक कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर है तो बीच के भी नंबर को किसमें कंसीडर कर लिया जाएगा, सार्थक अंक में कंसीडर कर लिया जाएगा। एक्यूरेसी मेजर करने के लिए, वैज्ञानिक गणना में त्रुटि को कम करने के लिए और परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंट नंबर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है यूनिट 11 का, जिसमें मात्रक, विमा, विमी सूत्र, सार्थक अंक पूछे थे, 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण क्या होता है, और एक समान त्वरित गति के जो समीकरण है 3, उन तीनों को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बल व जो नियम है, बल व गति के नियम, न्यूटन के 3 समीकरण, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट दूरी से। दूरी बिल्कुल सिंपल होती है। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई है। जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट किए हो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो टोटल आपने जितना भी चला वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल मान लो आप जो है 100 मीटर चल गए, तो ये आपकी क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी हो गई, जो क्या दर्शाती है, केवल परिमाण को दर्शाती है। और केवल परिमाण को दर्शाने वाली चीजें कैसी राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो हमारा पहले से क्लियर था। आगे बढ़ो। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमल डिस्टेंस यहाँ पर होती है। ठीक है, यह किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है और इसमें परिमाण भी होती है। दैट्स वाई इसको कौन सी राशि कंसीडर किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 2 चीजें क्लियर है। दूरी तो समझ में आ गया, जितना भी चले आप वो टोटल दूरी हो गई। विस्थापन का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। ठीक है, जैसे कि आप एक वृत्त में खड़े हुए हो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका कौन सा पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट था। ठीक है, टोटल दूरी किसके बराबर हो जाएगी, इसकी परिधि के बराबर। मान लो इसकी परिधि 100 मीटर की है, तो आप कितना चल गए, 100 मीटर चल गए। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट आप जहां से आए थे वहीं पर आपने क्या करा, खत्म कर दिया, मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दूरी और विस्थापन के बीच में। ठीक है, अब इसमें एक पॉसिबल केसेस अपन जनरेट कर सकते हैं। जब वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, जैसे कि इस वृत्त में था, जहां से शुरू किया वहीं पर आ गए, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। या फिर आप पहले स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो दूरी तो आप 100 मीटर की चल लिए, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, 0 ही रहा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर एक केस बताया गया है, ये वाला, इसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। उसको बेसिक पूछने की कोई इच्छा नहीं होगी, वो आपसे थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे कि एक पथ अपन कंसीडर करते हैं, है ना, ये ए से लेकर सी तक का पथ आप मान लो, टोटल 12 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, 12 मीटर की इन दोनों के बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। तो इस केस में दूरी कितनी होगी, 12 मीटर होगी। ठीक है, विस्थापन कितना होगा, अगर कोई बंदा ए से सी तक ही जाता है तो विस्थापन भी कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। इस केस में आपका दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो बच्चे ने क्या करा, पहले वो स्कूल गया। ठीक है, पहले वो स्कूल गया, उसको पता चला कि वो उसकी नोटबुक जो है घर पे भूल के आ गया, तो उसने सोचा कि चलो मैं मार्केट से नई वाली बुक लेकर आ जाता हूँ। तो वो क्या करा, थोड़ा सा गया और थोड़ा सा वापस क्या हो गया, रिटर्न आ गया, मतलब आधे रास्ते तक पहुंच गया। तो आप समझो कि दूरी तो अभी भी कितनी है, 12 मीटर की ही है, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। इसको पॉइंट आप बी मान लो, तो ए से बी तक की डिस्टेंस आप मान लो अभी 9 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर है।
तो उस केस में विस्थापन कितना हो गया, 9 मीटर हो गया। मतलब दूरी हमेशा ज्यादा रहेगी, है ना, दूरी हमेशा किससे ज्यादा रहेगी, विस्थापन से। विस्थापन कम भी हो सकता है और विस्थापन जो है क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 3 चीजें आपको याद रखनी है, दूरी हमेशा मैक्सिमम होगी, दूरी कभी भी 0 नहीं होगी, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी, है ना। इस चीज से आप समझ सकते हो कि जो भी हमारी दूरी होगी वो किससे होगी, हमेशा बड़ी होगी, किससे, विस्थापन से। बराबर भी हो सकती है लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। विस्थापन 0 हो सकता है और दूरी के बराबर हो सकता है और दूरी से हमेशा कम रहेगा। एक बार चाहे तो आप डिफरेंस देख लीजिए, है ना। वास्तविक पथ से प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो जगह होगी उसको अपन दूरी कहते हैं, है ना। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम मापन होता है जिसको अपन विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश हो गई, विस्थापन सदिश हो गया। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी 0 नहीं होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक एवं शून्य हो सकता है। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या विस्थापन से अधिक हो सकती है ना। या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये डिफरेंस हो गया दूरी और विस्थापन के बीच में। चलो, दूरी विस्थापन कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं अपन चाल के ऊपर। देखो, चाल दूरी को समय से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है। चाल एक प्रकार की कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, सॉरी अदिश राशि हो गई। ठीक है, क्योंकि दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो डेफिनेटली चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, हम लोग इससे दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, समय का सेकंड हो गया, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। या फिर इसको विमी सूत्र में कन्वर्ट करूं तो LT-1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखो कि 15 मीटर की जो दूरी है ना, 15 मीटर की दूरी किस में तय करी गई है, 5 सेकंड में तय करी गई है। डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई, समय कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। तो आप यहाँ से चाल या स्पीड निकाल सकते हो डिस्टेंस बाय टाइम करके। 15/5 मतलब कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एक और चीज यहाँ पर होती है ना, वेग होता है। तो अपन देखेंगे यदि त्वरण धनात्मक होगा, जैसे कि अपन नॉर्मल कंसीडर करते हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटा समय, जो भी अपन उसमें विमी सूत्र में पढ़कर आए थे। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण यहाँ पर कहलाती है। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, ये वाली चीज क्या हो जाती है वेग के लिए। और चाल के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, चाल के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है अपना दूरी बटा समय करके। ठीक है, आपको तीनों फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, आप तीनों ही फॉर्मूला को देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो चाल भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो वेग भी कैसी राशि हो जाएगी, यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, और त्वरण में वेग आ रहा है, वेग अगर सदिश है तो त्वरण भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर वेग में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो चीज क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण को कैसा कंसीडर किया जाएगा, धनात्मक कंसीडर किया जाएगा। और अगर वेग कम हो रहा है तो त्वरण को कैसा कंसीडर किया जाएगा, ऋणात्मक, है ना। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको मंदक के नाम से जाना जाता है। अगर वेग बढ़ रहा हो तो आप उसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और अगर वेग में कमी हो रही हो तो आप उसको मंदक या फिर रिटार्डेशन कहेंगे। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब वेग कैसे कम होता है, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, ब्रेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पीड क्या हो रही है, आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम पड़ रही है। तो त्वरण उस केस में कैसा होता जा रहा है, नकारात्मक होता जा रहा है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं क्योंकि ये सारे ही फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ओके, चलिए विराम अवस्था को देखिएगा। विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु विराम अवस्था में तब कहलाती है जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं हो। आप जहाँ खड़े हो 5 घंटे तक लगातार वहीं खड़े हुए हो, आपने कुछ भी नहीं किया या बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, है ना, वहीं के वहीं जमकर बैठे हुए हो। दैट मीन्स आप कौन सी पोजीशन में हो, आप रेस्ट पोजीशन में हो, आप विराम अवस्था में हो। अब आपको भूख लग रही है, आप उठकर किचन तक गए, मतलब आप कौन सी अवस्था में आ गए, गतिशील अवस्था में आ गए, जिसको गतिज अवस्था के नाम से जाना जाता है।
अब गतिज अवस्था 3 प्रकार से हो सकती है। वृत्तीय गति, क्योंकि आप मान लो कि ये आपका रूम है जहाँ पर आप बैठे हुए थे विराम अवस्था में, आप ऐसे घूम कर गए, यहाँ पर आपका किचन है, किचन से आप बालकनी में गए, फिर से रूम में आ गए, मतलब आपने कौन सी गति कर ली, वृत्तीय गति कर ली। रेखीय गति की रूम के जस्ट सामने की साइड आपका किचन है तो लीनियर मोशन हो गया। कंपन गति वाइब्रेटरी मोशन होते हैं कि झूले में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, ऑसिलेशंस यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो कंपन गति, दोलन पथ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक और डेफिनेशन आती है एक समान गति और असमान गति की। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है ना, समान समय अंतराल में, कि हर 1 सेकेंड में जो है वो 1 मीटर यहाँ पर चल रही है, अगला जो दूसरा सेकेंड होगा उसमें भी 1 मीटर चल रही है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर प्रति सेकेंड की हो गई। इसको एक समान गति कहते हैं, जैसे कि घड़ी की सुइयां गति करती है। ठीक है, असमान गति की बात करें, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करता है, जैसे कि अपन बोले कि बिजी सड़क पर अगर कोई कार चल रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये गति क्या हो जाएगी, असमान गति हो जाएगी। असमान में त्वरण हो सकता है कि बार बार गति जो है बढ़ रही है ना, गति बार बार कम हो रही है तो मंदन हो सकता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी समान और असमान गति की। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है गति के समीकरण और संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। बेसिक पढ़ा है, अभी तक आपने ऐसी कोई वो वाली चीज़ नहीं पढ़ी कि जो याद नहीं हो या फिर समझ नहीं आ रही, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, सिर्फ डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है। अब आ जाती है मुद्दे की बात जो कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गति के समीकरण। 3 गति के समीकरण यहाँ पर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नाम आपके हो जाएंगे। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा और गति का तीसरा। यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हुए चलते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाए। पहला समीकरण जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी जहाँ पर अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन या मंदन हो सकता है, t आपका समय होगा। ठीक है, ये पहली समीकरण हो गई। मान लो मैं जो चल रही थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, धीरे धीरे मेरी स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो मेरी u की वैल्यू कितनी हो गई, 5, v की वैल्यू कितनी हो गई, 10। मैंने एक्सेलरेशन यहाँ पर किया है क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ी है, मतलब त्वरण हुआ है, और 5 से यदि स्पीड कितनी हो जाती, 2 हो जाती, दैट मीन्स रिटार्डेशन होता, उस केस में a की वैल्यू क्या हो जाती, -a हो जाती, और t कितने समय में हुआ है, 5 मिनट में हुआ है। तो बस इस तरीके से आपको वैल्यू को पुट करना है। दूसरी समीकरण क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जहाँ पर दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आप इसे कह सकते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक गति, t अपना समय हो जाएगा और a अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये अपना गति का दूसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण आप देख सकते हैं v स्क्वायर, जहाँ पर अंतिम वेग होगा, u स्क्वायर प्रारंभिक वेग होगा, प्लस 2as, a एक्सेलरेशन हो गया, s विस्थापन हो गया। ये समीकरण केवल तब लागू होते हैं जब त्वरण कैसा हो, स्थिर अवस्था में हो। दूरी और विस्थापन का उपयोग जो है इसके विश्लेषण में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। दूरी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन सदिश होगा, चाल अदिश हो जाएगी, वेग सदिश और त्वरण सदिश होगा। मात्रक आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। दूरी का मात्रक अपना मीटर है, विस्थापन भी मीटर ही है क्योंकि लंबाई ही है, बट शॉर्टेस्ट लंबाई है। ठीक है, चाल दूरी बटा समय होती है मीटर प्रति सेकंड, वेग भी अपना मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकती लेकिन वेग जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर विस्थापन जीरो हो गया तो वेग भी जीरो हो जाएगा। त्वरण का जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि त्वरण क्या होगा, अपना वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग की डेफिनेशन क्या है, वेग का जो फॉर्मूला है वो विस्थापन बटा समय है। इसके अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर मतलब मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगी अपनी 7 यूनिट जो बेसिक कंसेप्ट अपने यहाँ पर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखिए क्या कि बनते हैं कि नहीं बनते। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इनिशियल स्पीड कितनी होगी उसकी, 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो गई। u की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 सेकंड, मतलब t की वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड में, ये बढ़कर कितनी हो गई, एक्सेलरेशन हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई, v की वैल्यू हो गई। अपन को पूछा है इसका त्वरण निकालिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, दिख रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर लिख लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, अंतिम वेग कितना दे रखा है 20, u की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू अपन को निकालना है, t की वैल्यू 5 दे रखी है। 20 में से 10 गए तो 10, 5,
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल यूनिट क्या हो जाएगा, LT-2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अगला देखो, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलती है, 10 सेकंड में इसकी स्पीड 5 से कम होकर 2 हो गई। तो त्वरण तो हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है, गति कम हो गई है, मतलब मंदन यहाँ पर हुआ है, रिटार्डेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि त्वरण से इसकी दूरी निकालिए। अब इसमें आप पहले इक्वेशन भी लगा सकते हो, दूसरा भी निकाल सकते हो, क्योंकि पहले इक्वेशन से तो आपका क्या आ जाएगा, देखो पूछा क्या गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलती है ना। यू की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपको 10 सेकंड, और 10 सेकंड में बढ़कर इसका जो एक्सेलरेशन है, यस अंतिम वेग नहीं, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो अब अपन को दूरी विस्थापन यहाँ पर निकालना है, एस की वैल्यू यहाँ पर निकालनी। तो दूसरी इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आप यू की वैल्यू रख लो, यू की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू 10 है। ठीक है, हाफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 मीटर प्रति सेकंड, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 50 प्लस 100 मतलब कि 150 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया क्वेश्चन। अब की बार इसने क्या करा था, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे रखा था, अंतिम वेग नहीं, इसने त्वरण दे रखा था। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसको एक बार के लिए कंसीडर करो कि ये इसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाता है, 2 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, त्वरण की वैल्यू निकाल सकते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा कि अंतिम स्पीड कितनी है, कम है ना, 2, ये इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये -3/10 क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। माइनस में क्यों आया, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी थी, तो बाद की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, इसीलिए आपका आंसर का में आया, माइनस में आया। ये तो त्वरण आ गया। अब इसी त्वरण से पूछता कि दूरी निकालिए। ठीक है, तो अपन यहाँ से निकाल लेते, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इस वैल्यू को यहाँ पर, एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करते। यू की वैल्यू कितनी है अपनी, 5 ही मानी अपन ने, टी की वैल्यू 10 सेकेंड दे रखी है, प्लस हाफ ए की वैल्यू आपने निकाली 3/10। ठीक है, माइनस का 3/10, और टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पर हो जाएगा। बस इसको आगे बढ़ाकर आप सॉल्व कर लो। एक और तीसरा क्वेश्चन भी अपन ने यहीं पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलो 5, 10, 50 यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस को आप बाहर ले लो। ठीक है, ये -3 बाहर था, तो ये माइनस अपन ने यहाँ पर लिख लिया, इंटू 10 मतलब 30 हो जाएगा, है ना। तो ये 50 - 15 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 मीटर आपका विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर ये जो है अपना इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखा होता तो। ओके, बाकी समझ में आ गया कैसे वैल्यू को रखना है। तो ये आपके गति के 3 समीकरण यहाँ पर पूरे होते हैं। सेम एज इट इज आप तीसरी इक्वेशन में भी वैल्यू रख सकते हो, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको अंतिम वेग फाइनल वेग दे रखा है और आपको विस्थापन निकालना है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में हम लोग कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, जिसमें बल का प्रकार, संतुलित बल, असंतुलित बल, गति का प्रथम नियम, जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या होता है, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, गति का तृतीय नियम, और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बल को। बल की डेफिनेशन, फोर्स अभी आपने पढ़ाई, फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन यहाँ पर होता है, विमी सूत्र होता है mLT-2, है ना। जैसे कि आपको आपका नाम याद है, वैसे ही आपको बल का विमी सूत्र याद हो जाना चाहिए। कोई भी नाइट में भी उठाकर पूछ ले तो भी आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलो किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए, अर्थात वस्तु की गति को तेज या फिर धीमा करने या फिर उसकी गति की दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। आप जमकर बैठे थे, आप खाना भी नहीं खा रहे थे, तो आपको घर वालों ने उठाया कि चलो भोजन करो, तो आपको क्या करा, आपकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, आपके ऊपर बल लगाया गया कि उठकर भोजन कर लो। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। ठीक है, किसी भी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु के आकार या फिर आकृति में भी परिवर्तन यहाँ पर किया जा सकता है। क्या क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं, बल जो है स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। ठीक है, गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। ओके, चलिए अब बल को ऐसे देखा जाए तो बल को बहुत तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। पहली कैटेगरी होती है संतुलित बल और असंतुलित बल।
ठीक है। संतुलित बल उसे कहा जाता है जब वो एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं और उनका परिणामी या नेट बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपको ना अपने रूम में थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, राइट। तो आप क्या कह रहे हो कि मैं इस दीवार को थोड़ा सा पीछे धक्का दे दूं ताकि रूम में क्या हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा जगह हो जाए, ठीक है। तो अब आप दीवार को धक्का दे रहे हो बट दीवार खिसक नहीं रही है, ठीक है। मतलब कोई भी पोजीशन में, परिस्थिति में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इस प्रकार के बल को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट फोर्स या फिर संतुलित बल कहा जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, निष्प्रभावी यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। जैसे कि रस्सा कस्सी के खेल में जब दो टीमें रस्से पर बराबर बल से खींचती है तब परिणामी बल यहाँ पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब संतुलित बल के प्रभाव आप कहाँ पर देख सकते हैं, संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लेकर आ सकता है, जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहेगी। इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है ना। बल का परिमाण तो समान होगा लेकिन बल की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, आपकी अपोजिट यहाँ पर हो जाएगी। आप दीवार को धक्का दे रहे हो, दीवार भी आपके ऊपर क्या लगा रही है, बल लगा रही है ना। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बल तो लगाए लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो कैसी हो जाएगी, अपनी अपोजिट साइड में हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अगला देखो, जो नॉन इक्विवेलेंट फोर्स होता है, असंतुलित बल होता है। जब किसी वस्तु पर अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो असंतुलित बल। अगर वस्तु को गतिशील करना है, अगर वस्तु को रोकना है, वेग को कम करना है, वेग को बढ़ाना है, आकृति आकार में परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स वो कैसा बल हो जाएगा, असंतुलित बल यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ चेंजेस हो रहा है तो नॉन इक्विवेलेंट है, और चेंजेस नहीं हो रहा है, जो जैसा है वैसा है, इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई एक टाइप। अब दूसरा टाइप, बल को ऐसे भी तो कैटेगराइज कर सकते हो, कॉन्टेक्टेबल, नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स। 2018 के फेवरेट क्वेश्चन, मस्कुलर फोर्स किस प्रकार का फोर्स है, एक व्यक्ति अपने हाथ में बाल्टी उठाकर लेकर जा रहा है, बताइए कौन सा फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निम्नलिखित में से किस प्रकार का बल है ना। इतने कितने सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो ये इस टाइप से पूछे गए थे। कॉन्टेक्टेबल एंड नॉन कॉन्टेक्टेबल दो प्रकार के बल यहाँ पर होते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, सुबह उठते से ही अगर टूथपेस्ट खत्म हो गया तो आप उस पर प्रेशर लगा लगा कर टूथपेस्ट को बाहर निकालते हो, ब्रश यहाँ पर करते हो। तो आपने क्या करा, अपना मांसपेशी बल का प्रयोग करा, आपने उसको टच करा, है ना। तो ये संपर्क बल हो गया। असंपर्क बल मतलब बिना छुए अगर कोई चेंज हो रहा है, आपने किसी भी लोहे की चीज को आकर्षित किया, किसके थ्रू, मैग्नेट के थ्रू, दैट इज नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स, के बिना छुए उस पर एक बल लगा। तो इसके भी, है ना, यहाँ पर इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कॉन्टेक्टेबल फोर्स दोनों में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स दोनों में थोड़ी सी भी डिस्टेंस होना यहाँ पर जरूरी है, बिना टच किए वो बल लग जाएगा। जैसे कॉन्टेक्टेबल में आपने किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी बल लगाया है, स्प्रिंग पर लगने वाला बल कॉन्टेक्टेबल हो जाएगा। ड्रैग फोर्स जो यहाँ पर होता है, ठीक है, वो भी किस प्रकार का हो जाएगा, अपना कॉन्टेक्टेबल हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो घर्षण होगा और नॉर्मल फोर्स होगा, ये सभी कॉन्टेक्टेबल है। नॉन कॉन्टेक्टेबल में आप मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल को देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को देख सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को देख सकते हैं, जो दिखते नहीं है बट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अपने हो गए दो प्रकार के फोर्स, संपर्क और असंपर्क बल, ठीक है। अगला देखिएगा, गति के नियमों पर आ जाते हैं। गैलीलियो ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला था कि जब कोई गतिशील वस्तु जब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करेगा, अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा हो, तब तक वो वस्तु उसी पोजीशन में रहेगी। तो ये प्रूफ करने वाले कौन थे, गैलीलियो यहाँ पर थे। उसके बाद जो है फिर न्यूटन ने इसको क्या करा, मैथमेटिकली प्रूफ करा, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर देखना। गैलीलियो ने क्या बोला था कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अनटिल और अनलेस उस पर कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं करे। अगर संतुलित कर रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर जब भी कोई एक असंतुलित बल कार्य करेगा तो वो क्या कर सकता है, इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लेकर आए थे न्यूटन, है ना। तो न्यूटन के गति के 3 नियम आ जाते हैं। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियम प्रस्तुत किए जो वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को गति के नियमों के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जिसमें आ जाता है सबसे पहला गति का प्रथम नियम, ठीक है। गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही रहना है, उसको कोई
परिवर्तन नहीं चाहिए। इसी नियम को जड़त्व के नियम से भी यहाँ पर जाना जाता है ना। जड़त्व का नियम या आपने लॉ ऑफ इनर्शिया का नियम यहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, देन अपन आगे बढ़ते हैं, इसको फिर इसका कैलकुलेशन समझते हैं क्या है। ठीक है, समझ गए? जो जैसा है उसको वैसा ही रहना है, जो बैठा है उसको बैठे ही रहना है, जो चल रहा है उसको चलते ही रहना है, ठीक है। ये वाली चीज होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से गति का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित गति का पहला नियम है, ठीक है। गति का पहला नियम क्या बोलता है कि कोई पिंड तब तक गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल नहीं लगाया जाए, या फिर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जब तक उस पर कोई भी असंतुलित बल नहीं लगाया जाए, नॉन इक्विवेलेंट फोर्स नहीं लगाया जाए। इसी को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसके मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको आप वैसे ही रहने दो। अगर कोई बस खड़ी हुई है और आप उसके अंदर बैठे हुए, मान लो बस अभी चली नहीं है, बस का टाइम है 10:05 पर चलेगी, ठीक है। आप 10 बजे के बैठे हुए हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी कि आप विराम अवस्था में ही यहाँ पर रहो, ठीक है। आपकी बॉडी विराम अवस्था में रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। अभी बेसिक समझो, इसका एडवांस अभी अपन समझते हैं इसके एमसीक्यू से, ठीक है। जैसे कि कैरम की ये गोटियां अपन इस तरीके से अरेंज करते हैं, जैसे स्ट्राइकर आता है तो ये क्या है, अभी विराम अवस्था में ही है, तो ये क्या चाहेगी कि ये कैसी रहे, विराम अवस्था में ही रहे। जैसे कि आपको इस वाले एग्जाम्पल से पहले समझाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति क्या था, बस के अंदर खड़ा हुआ था, जगह नहीं मिली, बस के अंदर आप खड़े हुए थे, तो अभी क्या है, आपकी पूरी बॉडी प्लस बस दोनों ही विराम अवस्था में है। तो जैसे ही बस चलती है आपका निचला शरीर तो गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपर का शरीर क्या होता है, विराम अवस्था में होता है, जिसकी वजह से आपको पीछे की ओर एक झटका लगता है, ठीक है। क्योंकि आपकी ऊपर पूरी बॉडी क्या करना चाह रही है, रेस्ट पोजीशन में रहना चाह रही है, लेकिन आपका निचला भाग जो है क्या हो गया, गतिशील हो गया, जिसके कारण आपको पीछे की तरफ झटका लगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि कब आगे की साइड झटका लगता है और कब पीछे की साइड झटका लगता है। तो जब आप विराम अवस्था में हैं और अचानक से गतिशील हो जाते हैं तो किस साइड झटका लगता है, पीछे की साइड यहाँ पर झटका लगता है, ठीक है। सेम आप स्ट्राइकर कैरम बोर्ड के केस में भी देख सकते हो। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब अगर आप गतिशील हैं तो आप गतिशील ही रहे। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, ठीक है, एकदम से आपने ब्रेक लगाया तो आपको किस साइड झटका लगेगा, आपको आगे की साइड झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका निचला शरीर तो विराम अवस्था में रेस्ट पोजीशन में चला गया, लेकिन ऊपर का शरीर अभी भी क्या है, गतिशील है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, गति का जड़त्व यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करके। जैसे कि आप कार में बैठे हुए थे, जैसे ही आपने कार को मोड़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके ऊपर लग जाएगा, है ना। आपकी बॉडी अभी भी विराम अवस्था में, लेकिन कार के मुड़ने के कारण आपका ऊपरा शरीर, ऊपर वाला जो शरीर है, ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या हो गया, एक एंगल से मुड़ गया, लेकिन निचला शरीर अभी भी क्या है, कार के साथ गतिशील है। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये तीनों नियम किसके अंदर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं गति के प्रथम नियम के अंतर्गत। अब गति का दूसरा नियम किससे कनेक्टेड है, पहला नियम तो जड़त्व से, इनर्शिया से कनेक्टेड हो गया, और उसमें भी अपन ने 3 नियम पढ़ लिए। दूसरा नियम यहाँ पर कनेक्टेड है हमारा संवेग से, है ना। गति का दूसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कैसे, कुछ ऐसे कि संवेग क्या होता क्या है, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, ठीक है। गणितीय रूप में आप इसे कहना चाहें तो क्या कह सकते हो, द्रव्यमान प्लस वेग का गुणनफल, ओके। जैसे कि आप इसको ऐसे कंसीडर करें कि आप गतिशील है 5 मीटर प्रति सेकंड से, प्लस आपका द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, आप 50 केजी के हैं, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, संवेग निकल कर आ जाएगा। तो किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को क्या कहा जाएगा, उसका संवेग यहाँ पर कहा जाएगा। जैसे कि किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है, क्योंकि वस्तु में संवेग ज्यादा होगा, है ना, वेग ज्यादा होगा, ज्यादा वेग से फेंका है और ज्यादा द्रव्यमान उस वस्तु का होगा, जैसे कि पत्थर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, गति का दूसरा नियम होगा।
ये तो बेसिक जो कि क्लास 9th में आप पढ़ते हो। इसके बाद क्लास 11th में इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मेशन दे रखा है, तो वो भी अपन समझ लेते हैं। किसी वस्तु का संवेग अगर वस्तु विराम अवस्था में है ना, ये वाली पहली पोजीशन अपन देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में, और संवेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा P इज इक्वल टू mv। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो उस केस में v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। और वस्तु कौन, मतलब हम, है ना, जैसे कि हम 45 kg के हैं, ठीक है, और या कोई भी एक पत्थर, कोई भी चीज हो गई, लेकिन वो कैसी है, विराम अवस्था में, तो उस केस में इसका संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो संवेग भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। संवेग की इकाई क्या हो जाएगी, देख लो, यहीं से आप काउंट कर सकते हो। अब प्रैक्टिस हो गई है। m के लिए क्या हो जाएगा, मास। मास किस में कैलकुलेट किया जाता है, kg में। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है, तो अपन इसको कह सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर इसका विमीय सूत्र बनाने को बोल दे तो कैसे बनाओगे, kg का क्या हो जाएगा, m यहाँ पर हो जाएगा, मीटर मतलब लंबाई हो जाएगा, और समय ऊपर चला जाएगा तो mlt -1 हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम, संवेग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझो मैथमेटिकल फॉर्मेशन से। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। देखो, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो कि क्लास 11 की बुक में दे रखा है, क्योंकि 9th तक तो बेसिक पढ़ाया जाता है, ठीक है, 11th में थोड़ा सा एडवांस रहता है। कैसे, देखना, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अब मैथमेटिकल फॉर्मेशन अपन इससे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन से, अवकलन से पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन मतलब dp/dt, समय के साथ संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन की दर हो रही है, उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के क्या हो जाएगी, समानुपाती। असंतुलित बल का मतलब अब आप समझ गए कि वस्तु में परिवर्तन होना, गतिशील होना तो स्थिर होना, स्थिर होना तो गतिशील होना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। और एरो का मतलब क्या होता है कि ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, तो संवेग सदिश राशि है, और जो बल होता है mlt -2 वाला, वो भी कैसा होता है, सदिश होता है, ठीक है। जब हम लोग ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, k से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर k एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों पर निर्भर करता है, ठीक है। मान लो कि k की वैल्यू 1 हो गई, तो f किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, dp/dt के, ठीक है। आगे क्या, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो p की वैल्यू क्या होती है, mv होती है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, d/dt ऑफ mv, मतलब वेग और वेलोसिटी, जो अपना मास है और वेलोसिटी है, उसमें क्या होना है, टाइम टू टाइम परिवर्तन होना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, p किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको और कैसे चेंज कर सकते हो, आपको पता है कि द्रव्यमान तो किसी भी वस्तु का समय के साथ कांस्टेंट ही रहेगा। अगर किसी वस्तु का वजन 5 किलो है तो वो 5 किलो ही रहेगा, तो अपन m को क्या करें, आगे कर दें, dv/dt को अपन पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m dv/dt हो जाएगा। और आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने इसका डेरिवेशन निकाल लिया, दैट इज f इज इक्वल टू ma यहाँ पर होता है, ठीक है। अभी कहाँ से शुरू करा था, शुरू तो हमने यहाँ से करा था p इज इक्वल टू mv से, और हम लोग आ कहाँ पर गए, f इज इक्वल टू ma के बराबर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण का गणितीय रूप क्या होगा, तो ये होगा उसका गणितीय रूप, ये वाला, ठीक है। और F इज इक्वल टू ma न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, और P इज इक्वल टू mv किसकी वैल्यू है, संवेग की वैल्यू। तो ये तीनों चीजें न्यूटन की गति के दूसरे नियम से यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। अब इसको क्लैरिफाई कर लो, मतलब समझ लो कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में ही होगी, जिस साइड बल लगेगा त्वरण भी उसी दिशा में होगा। वस्तुतः न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है कि बल की डेफिनेशन क्या है, जो कि जड़त्व का नियम है, और दूसरा नियम जो है बल का परिमाण यहाँ पर निर्धारित करता है। तो ये मेन लाइन है, नोट करके आप इसको लिख लेना। तीसरा देखिएगा, तीसरा जो होता है गति का तीसरा नियम, ठीक है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के ऊपर ताक्षणिक बल लगाती है। जब नाव से उतरते हो तो नाव को आप पीछे की साइड क्या लगता है, झटका यहाँ पर लगता है, राइट। इस प्रकार का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, नाव से उतरने पर नाव को पीछे की साइड झटका लगना, किसका एग्जाम्पल है, तीसरे नियम का। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान रहते हैं, लेकिन दिशा अपोजिट होगी। आप आगे गए, झटका नाव को कहाँ पर लगा, पीछे की साइड लगा, है ना। तो हमें अब
अब ये कह सकते हैं कि बल सदैव युगल रूप में यहाँ पर आता है। कैसे? सड़क पर चलना, ठीक है, आप सड़क पर चल रहे हो, आप सड़क पर बल लगा रहे हो, सड़क आपके ऊपर फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से आप बैलेंस होकर चल पा रहे हो। जमीन पर व्यक्ति का चलना, नाव को खेना, ठीक है, जैसे उससे अपन आगे खेते हैं नाव को, है ना, आगे की साइड यहाँ पर बढ़ती है, नाव से उतरने पर नाव पीछे हट जाती है। बंदूक का प्रतिक्षेपी वेग यहाँ पर होना, आगे आप गन जैसे शूट करोगे तो एक पीछे की साइड आपको एक बल यहाँ पर लगेगा, ठीक है। सब किसको फॉलो कर रहे हैं? गति के तीसरे नियम को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा, न्यूटन का कौन सा नियम किसी पिंड पर बल ज्ञात करने में मदद करता है? अगर मेरे को बल के बारे में जानकारी देनी है कि किसी भी पिंड पर अगर कोई बल लग रहा है तो वो किससे पता चल जाएगा? दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या बोलता है? F इज इक्वल टू एम ए बोलता है ना, F इज इक्वल टू एम ए। तो मुझे अगर बल की जानकारी चाहिए तो मुझे किससे पूछना पड़ेगा? न्यूटन के दूसरे नियम से यहाँ पर पूछना पड़ेगा, क्योंकि पहला नियम तो केवल जड़त्व के बारे में या बल को डिफाइन करेगा, बल के बारे में बताएगा, और बल का परिमाण निकालने मतलब बल की वैल्यू निकालनी, दैट इज दूसरा नियम, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, न्यूटन का कौन सा नियम किसी पिंड पर प्रतिक्रिया बलों को खोजने में मदद करता है? मतलब अगर एक्शन हो रही है तो उसके बदले में प्रतिक्रिया भी होगी, रिएक्शन भी होगी। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, दैट इज थर्ड लॉ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गति का दूसरा नियम गणितीय रूप में आप कैसे परिभाषित कर सकते हो? जैसे अभी आपने देखा F इज इक्वल टू एम ए, इसको गणितीय रूप में आप कैसे लिख सकते हो? dp बाई डी के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। यही वाली चीज पढ़ी थी, कैसे पढ़ा था आपको याद आ रहा है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt यहाँ पर होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आप k लिख दोगे, अगर k की वैल्यू 1 हो गई तो dp बाई dt हो गया। P को आप क्या लिख दोगे? mv यहाँ पर लिख दोगे, m कांस्टेंट हो जाएगा, dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है? वेग में परिवर्तन, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। गलती से भी ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करके मत आ जाना, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा होता है कि F इज इक्वल टू एम ए तो दूसरा है, हम लोग वो कर लेते हैं, लेकिन उसे साफ लिखा है कि मेरे को मैथमेटिकल रूप चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। किसी वस्तु की चाल का मापन जो है मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटे में आपको यदि करना हुआ, है ना, जो वस्तु क्या है 40 किलोमीटर की दूरी को, है ना, दूरी कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर दे रखी है। समय कितना दे रखा है? 5 घंटे यहाँ पर दे रखा है। सिंपल सी चीज, दूरी 40 किलोमीटर है, समय 5 घंटे। इसने बोला आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी कन्वर्ट करो और इसी को आप मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करो, ठीक है। अब अपन को पता है स्पीड या चाल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर होता है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 40 किलोमीटर है, समय कितना है? 5 है, मतलब 5 8 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो 8 आंसर आ गया। अब इसी चीज को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं, मतलब एक इजीएस्ट वे होता है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको करोगे 8 5 40/18 हो जाएगा, दैट इज 2.2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं भी करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो, बट टाइम बच जाएगा, क्योंकि वही होता है 1000/3600 आपको करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट के 60 सेकंड यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो 60 × 60 3600 करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/18 ही आएगा। दैट्स व्हाई हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देती है, तो त्वरण की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। जैसे कि अपना अगर मैं देखूं तो इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, और मीटर प्रति सेकंड में होगा तो आप इसको क्या करिए 5/18 कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर में 2 लेटर होते हैं, मीटर में 1 होता है, तो किलोमीटर जब भी करना हो, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 का। मीटर छोटा होता है तो छोटी संख्या ऊपर, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ी संख्या ऊपर, है ना। ये चीज़ याद रख लो तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप देख ही सकते हो कि जनरल सी बात है, 40 किलोमीटर है तो मीटर में जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा आपका? छोटी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, बस उससे आपको समझ जाना है, ठीक है।
तो बस आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 40 इंटू 5 या फिर 4 5 200 भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। 200/18 कर लो, ये 300/18 यहाँ पर हो जाएगा। गति का पहला समीकरण क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पर कहता है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300/18, u को आप इधर लेकर आओगे 200/18, a की वैल्यू नहीं पता है, समय पता है 5 सेकेंड का, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 300 में से 200 गए 100/18, ठीक है, कितना बचा 5a यहाँ पर बचा है, ये कितना हो जाएगा 20/18, 5 से कट हो गया है ना, 20 बार 20/18 बचा है, a की वैल्यू 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो बस बेसिक है, बस समझने की देर है कि एक बार डेफिनेशन बनने लग गई, एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई, दिशा, त्वरण, समय, चाल, दूरी, विस्थापन, ये सब समझ में आ गए, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा टफ टास्क नहीं है। एक मोटर कार विश्राम अवस्था से चलकर 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की अब की बार त्वरण दे रखा है, क्योंकि देखो यूनिट से पता चल रहा है 0.1, जैसे ही यहाँ पर रुके और अपन को पता चल गया ये तो त्वरण की वैल्यू है। 4 मिनट दे रखा है, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मिनट यहाँ पर दे रखी है। पूछा क्या गया है, दूरी निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, मतलब विस्थापन निकालिए और अंतिम वेग यहाँ पर निकालिए। कैसे चलिए, विश्राम अवस्था से मतलब शुरू में वो 0 मीटर प्रति सेकंड पर होगी, विश्राम अवस्था मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर मिनट है, तो इसको भी आप बेसिक में कन्वर्ट कर लो, 60 में कन्वर्ट कर लो एक बार, और यहाँ पर लिख देते हैं u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0.1, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगी। विस्थापन अपन को निकालना है और अंतिम दूरी जो होती है वो अपन को यहाँ पर निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे करें, पहली इक्वेशन से कर लें। देखो पहली इक्वेशन से करते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मेरा यहाँ से v निकल कर आ जाएगा, u 0 है, दे रखा है विश्राम अवस्था रेस्ट पोजीशन में, तो वस्तु का u 0 हो गया, v अपन निकाल लेंगे। a की वैल्यू दे रखी है 0.1, इसने ये नहीं बोला है कि कम होती है मंदन होता है, अगर मंदन होता तो अपन यहाँ पर माइनस रख देते, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 240 सेकेंड यहाँ पर दे रखी है, इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 24 यहाँ पर हो जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलो v की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, अब s की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और इससे भी निकाल सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप निकाल कर देख सकते हो। यहाँ से आपका s और यहाँ से आपका s पता चल जाएगा, ठीक है। s u पूरा 0 है तो u t 0 हो जाएगा, ये हाफ है, a का वैल्यू क्या है 0.1, मतलब मैं इसको 1/10 लिख लूँ, और t स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 240 का स्क्वायर हो जाएगा, तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो ये कितना हो गया 1/20 हो गया, ये कितना हो गया 240 इंटू 240 यहाँ पर हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गई, ये 12 बार हो जाएगा और ये 240 हो जाएगा। एक बार इसको सॉल्व कर लेना, 1248 बार दूना 24 और 4 28 हो जाएगा, तो 2880 मीटर की आपकी दूरी विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। और v तो अपन ने निकाल ही लिया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ना आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है और इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। हमने ऐसे 4 प्रैक्टिस सेशंस दे दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो एक दिन में बैठकर आप ट्राई करो कि सारी चीज़ें एक साथ निपटा दो, ताकि एक लिंक बनी हुई रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखना, बेसिक है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अगर देखो नियत वेग है, आपको पता है, क्या पता है, त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो वेग तो परिवर्तित हो ही नहीं रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका त्वरण भी कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला है, जब हम लकड़ी के बक्से को F यानी कि 200 न्यूटन का बल लगाकर उसको नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो उस पर लगने वाला घर्षण बल जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ, क्योंकि वो नियत वेग से चल रहा है, मतलब उसमें त्वरण तो हो नहीं रहा है, और घर्षण बल भी उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो उसके वेग में क्या होता, परिवर्तन होता, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसने बोला है कि नियत वेग से जा रहा है, तो नेट बल जो है वो कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब हम स्थिर जल में नाव पर चलते हैं तो नाव क्या होगी? स्थिर जल में आप नाव पर चल रहे हो, जैसे ही आप नाव पर चले नाव क्या हो जाएगी? पीछे की ओर थोड़ा सा उसको धक्का लगेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? पीछे की ओर बढ़ेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है? चलना, स्कीइंग, नाव पर चलना और साइकिल चलाना। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन स्कीइंग में ऐसी कोई चीज नहीं होगी। स्कीइंग में इसका प्रयोग नहीं होता है, स्कीइंग पर लागू नहीं होगा, क्योंकि स्कीइंग में हम लोग सिर्फ फिसल रहे होते हैं, हम लोग अपनी साइड से जमीन पर कोई प्रेशर, बर्फ पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे। स्कीइंग मतलब बर्फ पर फिसलने वाली चीज। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी पिंड की गति का कारण क्या होगा जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है ना? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, u 0 था, अब वो क्या कर रही है? गति यहाँ पर कर पा रही है। तो वो गति क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल क्या लगाया गया होगा? बल लगाया गया होगा। दैट्स वाई वो क्या कर पा रही है? गति कर पा रही है ना? गति का दूसरा नियम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये देखो, चलती बस में बैठे लोगों को बस रुकने पर झटका लगता है। बस चल रही थी, ठीक है, अचानक से जैसे ही बस रुकी तो व्यक्तियों को, सारे व्यक्ति क्या हो गए? आगे की साइड गिर गए। यह किसके कारण होता है? अब देखो, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। दूसरा बोल रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, है ना? इनर्शिया, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इनर्शिया ऑफ डाइवर्जन के कारण। तो तीन तो ये टाइप होते ही हैं जड़त्व के। और फोर्थ बोल रहा है त्वरण के कारण। ठीक है, अब देखो कि बस तो चल रही थी, मतलब बस क्या थी? गतिशील थी, तो गति हो गई। उसमें क्या हुआ? विरोध हुआ, तो गति का क्या हो गया? जड़त्व हो गया। आप ऐसे समझो ना, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। बस चल रही है तो गति का जड़त्व, बस रुकी हुई थी और चलने लग गई तो पहले तो रुकी हुई थी तो विश्राम का जड़त्व। डायरेक्शन चेंज हो गई, एंगल एकदम से मुड़ गया तो मोड़ने वाला जड़त्व। ठीक है, तो आई थिंक ये इजी होगा अब आपके लिए। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, यहां तक चलो डन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन ऐसे ही है। स्थिर कार में बैठे यात्रियों को कार के अचानक स्टार्ट होने पर झटका लगता है, पर कार तो स्थिर थी, है ना? तो जड़त्व कौन सा हो जाएगा? विराम का या विश्राम का जड़त्व हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में से यदि कार अचानक बाईं ओर तीर द्वारा दर्शाई गई दिशा में चली जाती है, तीर दिख रहा है ना? कार अचानक से, कार के अंदर जो है, निम्नलिखित आकृति में यदि कार जो है अचानक से बाईं ओर इस साइड चली जाती है तो कार की छत पर लटकी बॉल जो है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड पर चली जाएगी, क्योंकि वो अभी भी क्या करना चाह रही है? रेस्ट पोजीशन में रहना चाह रही है। तो बॉल जो है अपोजिट काम करेगी। ठीक है, तो गेंद कहाँ चली जाएगी? दाईं ओर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जड़त्व का क्या कर दिया है? विरोध कर दिया है। ठीक है, अगला देखिएगा, सीधी चलती हुई बस एकदम दाहिनी ओर मुड़ जाती है, बस के अंदर बैठे यात्रियों को क्या होगा? सीधी बस एकदम दाहिनी ओर मुड़ गई है तो बस के यात्री बाईं ओर मुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मुड़ाव का जड़त्व यहाँ पर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब ट्रेन मुड़ती है तो हमें कोई झुकाव महसूस क्यों नहीं होता है ना? ट्रेन कभी भी ऐसे शॉर्टेस्ट टर्न नहीं लेती है, ट्रेन इतना घूमकर टर्न लेगी। जैसे ट्रेन को अगर मुड़ना भी है तो वो इस तरीके से पूरा कर्व बनाएगी, जिसकी वजह से जो है हमको यहाँ पर जो है वो एक तरीके का जो डाइवर्जन वाला जो बल है वो महसूस नहीं होगा। ट्रेन शक्तिशाली है बड़े मोड़ के कारण, यस। ट्रेन मुड़ती नहीं है, ड्राइवर चतुर है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि उसने क्या लिया है? बड़ा मोड़ लिया है, इसलिए हमको वो मुड़ाव महसूस नहीं होता है। ओके, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस करोगे तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्लास 9th में भी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और क्लास 11th में आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो वन लाइनर्स हैं उनको आप पढ़िए। उससे क्या होगा, इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ये हो गया। कल अपन स्टार्ट करेंगे संवेग से। इसके बाद अपना टॉपिक वही है, संवेग आवेग क्या होता है, संवेग समीकरण, संवेग आवेग में रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद धीरे धीरे कार्य ऊर्जा, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखो मैथ्स वाला आपको साइंस तो पढ़ना ही है, 10 यूनिट है तो मतलब आधा पेपर 50 साइंस का आ जाएगा और 50 मैथ्स का आ जाएगा। और साइंस वाले थोड़ा मोटिवेशन अब अपन को रखना पड़ेगा और पढ़ना तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, पता चला इन फ्यूचर वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती है तो हम ही ट्रबल में होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट पढ़ते तो हैं, बाकी साथ के साथ जो प्रोसीजर चल रही है उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर से करिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।